welcome to my YouTube channel BioByte Learning. Here myself Shrishti Maurya, and today I am here with a new session of OOPS concept and Java compilation process. तो आज के इस प्रेजेंटेशन में हम सबसे पहले समझेंगे कुछ टर्म्स जो जावा में इम्पॉर्टेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल JDK IDE, और फिर हम समझेंगे कि ये OOP है क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, देन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, OOP के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, एंड देन जावा का फाइनल कंपाइलेशन प्रोसेस कि जो हम लिखते हैं वो अल्टीमेटली मशीन कोड में कैसे कन्वर्ट होता है. तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स में आता है आपका JDK, जावा डेवलपमेंट किट. एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट जिसकी मदद से आप जावा के एप्लीकेशंस बनाते हैं. इसी के प्रेजेंस में अगर ये किट नहीं होगी तो जावा के एप्लीकेशंस आप नहीं बना पाएंगे जिस पे आप जावा प्रोग्राम रन करवाते हैं. तो जैसे अगर आप पढ़ रहे हो ना BlueJ, तो BlueJ एक जावा का एप्लीकेशन है जिस पे आप जावा के बहुत अच्छे प्रोग्राम्स रन करवाते हो, लेकिन इसको बनाने के पीछे एक किट यूज़ करी गई है, software development kit, that is your Java development kit. So it contains all the tool needed to create, compile and run the Java programs. इसके अंदर सारे वो फीचर्स होते हैं जैसे कि एडिटर, डिबगर, व्यूअर, जो कि हेल्प करते हैं एक जावा एप्लीकेशन को डेवलप करने में और उसके कंपाइलेशन में, क्रिएशन में, रनिंग में, इन सब में मदद करते हैं. JDK is not a single program, it's a bundle of tools that work together. इसका मतलब यह है कि आपका जो जावा डेवलपमेंट किट है वो किसी एक चीज़ का नहीं बना है, उसके कई सारे कंपोनेंट्स हैं. जैसे आप JVM पढ़ते हैं, JIT पढ़ते हैं, आप कंपाइलर, डिबगर पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें किसके पार्ट है? वो सब आपका JDK का ही पार्ट है. JDK एक बड़ा ग्रुप हो गया जिसके अंदर उसके कंपोनेंट्स हैं जो कि हेल्प करते हैं किसी जावा को रन करने वाले एप्लीकेशन को बनाने में. फिर पढ़ना है कि जैसे जावा बाइट कोड एक ऐसा कोड होता है जो कि किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता है और हर ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आउट वो सेम रहता है. और यही एक ऐसा कोड है जो आपकी जावा लैंग्वेज को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाने में हेल्प करता है. मतलब जावा आपका इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेटफॉर्म, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे उसको रन करा सकते हैं. ये फीचर आपका बाइट कोड के कारण ही आता है, बिकॉज बाइट कोड इज द कोड दैट मेक्स द Java language platform independent, यानी independent of the action of the operating system या independent of the change of the operating system. आपको ओरिजिनल प्रोग्राम में कोई चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, भले अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम बदल रहे हो तो भी. जैसे अब एक नेक्स्ट पॉइंट है आपका IDE क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. आपका जो BlueJ है उसे IDE कहा जाता है, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहा जाता है. एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ जिसके पास उसका खुद का एडिटर भी है, खुद का व्यूअर भी है, खुद का डिबगर भी है. उसके लिए अलग से आपको बाकी इन सब चीज़ों की नीड नहीं होती है अलग से इंस्टॉल करने की. ये सारे इसमें इनबिल्ट होते हैं पहले से. तो मतलब एक ऐसा एप्लीकेशन जिसमें ये सब चीज़ें आपको अलग से नहीं चाहिए होती हैं, इनबिल्ट होती हैं तीनों चीज़ें. और जिस भी एप्लीकेशन में ऐसा आपको देखने के लिए मिलता है आप उसे IDE कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. एंड यस, योर BlueJ इज एन IDE. फिर व्हाट इज OOP? अब ये OOP है क्या? OOP स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और यहाँ इसका मतलब ये होता है कि ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ऑब्जेक्ट्स और उनके फंक्शंस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं रेदर दैन प्रोसीजर, है ना. यहाँ पे प्रोसीजर मैटर नहीं करता है कि आपने किस तरीके से प्रोग्राम को किया, जो मैटर करता है कि उसके अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं, अंदर जो आप फंक्शंस यूज़ कर रहे हो, ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर रहे हो, उसका मैटर यहाँ ज़्यादा होता है रेदर दैन प्रोसीजर. एक होती है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, ऐसी प्रोग्रामिंग जहाँ पे प्रोसीजर पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और ऑब्जेक्ट्स वगैरह पे नहीं दिया जाता है. तो जस्ट ये उसका ऑपोजिट होता है. वाइल प्रोग्रामिंग यूजिंग द OOP अप्रोच, द कैरेक्टरिस्टिक of an object are represented by its data and its behavior is represented by its associated functions. ऑब्जेक्ट्स को कौन रिप्रेजेंट करता है? जैसे अगर आप अभी आगे चैप्टर्स में जाओगे तो वहाँ आप मेथड वगैरह पढ़ोगे, तो मेथड वगैरह में आप ऑब्जेक्ट्स बनाओगे. ऑब्जेक्ट्स क्या है? एक ऐसी एंटिटी जिसके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक है और कुछ बिहेवियर है. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाता है? जो वैल्यू ऑब्जेक्ट होल्ड करने वाले, जैसे वेरिएबल होता है ना ABCD, और जैसे A = 5 लिखा, वैसे ऑब्जेक्ट्स भी हैं, वो अपने अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे. तो जो वैल्यू हुआ वो डेटा हो गया, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया. और जो आप फंक्शंस उनको असाइन करते हो,
काम करने के लिए वो आपका बिहेवियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं ए और बी नाम के कोई ऑब्जेक्ट्स लिया, मैंने उनमें कुछ वैल्यूज स्टोर करवाई और फिर उन ऑब्जेक्ट्स को मैंने एक सम फंक्शन में लगाया, लाइक मुझे सम करवाना है उनकी वैल्यूज़ का, तो सम क्या हो गया, उसका बिहेवियर हो गया, और आपने जो ए बी वगैरह लिए थे और उसमें वैल्यूज स्टोर करवाई थी वो उसका क्या हो गया, डेटा या कैरेक्टरिस्टिक हो गया। ओ प्रोग्रामिंग में जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं ऐसे एंटिटी हैं दैट स्टोर सम डेटा एंड हैज़ इट्स इंटरफेस थ्रू फंक्शन, मतलब इंटरेक्शन करते हैं वो किससे, यहाँ थोड़ा लग रहा है प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसमें एक्चुअल में होगा क्या कि ऑब्जेक्ट्स वो चीज़ें हैं, वो एंटिटीज़ हैं जिनके अंदर क्या होता है, कुछ डेटा स्टोर्ड रहता है और उन डेटा के ऊपर कुछ फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। फिर है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लास क्या है, कॉन्सेप्चुअल एंटिटी है जिसको देख के आप पता कर सकते हो कि आप प्रोग्राम बेसिकली करने किसके ऊपर वाले हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आप घर बनवाते हो ना, घर बनवाने से पहले आर्किटेक्चर इसका तैयार किया जाता है, नक्शा तैयार किया जाता है। आप आर्किटेक्ट के पास जाते हो, वो आपके घर का ब्लूप्रिंट नक्शा तैयार करता है और नक्शे में क्या होता है, बताया जाता है कहाँ आपका बेडरूम रहेगा, कहाँ आपका किचन का एरिया रहेगा, कहाँ आपका डाइनिंग रूम रहेगा, कहाँ आपका हॉल रहेगा, ये सब चीज़ें आपको उसमें दिखती हैं ब्लूप्रिंट में, नक्शे में। वैसे ही क्लास को क्या माना जाता है, कॉन्सेप्चुअल, मतलब इमेजिनरी ब्लूप्रिंट माना जाता है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और क्लास के नेम से, एकमात्र क्लास के नेम से आप समझ जाते हो कि पूरा प्रोग्राम क्या है, किस पे बेस्ड है। जैसे अगर मैंने क्लास का नेम सम लिया तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ओवरऑल इसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो सम रिलेटेड होंगी, जो भी वेरिएबल्स होंगे मैंने सम रिलेटेड लिए होंगे, तो वो उसका क्लास हो गया। जैसे अगर बगल में एग्जाम्पल देखो तो फ्लावर क्या हो गई, क्लास हो गई। अब इसके अंदर रोज है, लोटस है, लिली है, ये उसके ऑब्जेक्ट्स हो गए। मतलब ये सारे रोज, लिली एंड लोटस किससे एसोसिएटेड है, फ्लावर से एसोसिएटेड है। तो ये इस बड़ी चीज़ में आ रहे हैं, एक बड़ी चीज़ में आप इसे सिंगल यूनिट में स्टोर कर रहे हो, वो आपकी क्या हो गई, क्लास हो गई। फ्लावर इज योर क्लास। तो यानी अगर इसको अच्छे से समझो तो आपने जब फ्लावर नेम रीड किया तो आपको समझ में आ गया कि इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स या ऑब्जेक्ट्स वगैरह होने वाले हैं वो किससे रिगार्डिंग होने वाले हैं, वो फ्लावर रिगार्डिंग ही होने वाले हैं। तो ये क्या हो गया, ब्लूप्रिंट के तरीके से, नक्शे के तरीके से हो गया ना। एक बात समझ लेना, आप जो भी चीज़ें जावा में पढ़ेंगे रिगार्डिंग द क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, वो आपको किसकी मदद से पढ़नी होंगी, आपके रियल लाइफ एनवायरनमेंट से ही पढ़नी होंगी, रियल वर्ल्ड से ही पढ़नी होंगी, क्योंकि इनके एग्जाम्पल्स को समझने के लिए आपको रियल वर्ल्ड का सहारा लेना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ फ्लावर्स का लिया है ना एग्जाम्पल, तो अब फ्लावर क्या है, आपके रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट के ही तो कॉम्पोनेंट्स हैं, फूल वगैरह है ना, लिविंग थिंग्स हैं। तो वैसे ही यहाँ पे आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट समझने के लिए अपने तरफ से थोड़ा सा रियल वर्ल्ड में जाना पड़ेगा। बाकी हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स जावा में जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो भी हम बनाएंगे। ठीक, तो क्लास इज अ कॉन्सेप्चुअल ब्लूप्रिंट ऑफ द प्रोग्राम रिप्रेजेंटिंग द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग सम कॉमन प्रॉपर्टीज एंड रिलेशनशिप। अब जैसे मान लो ऑब्जेक्ट क्या है ये समझने के लिए, यहाँ पे तो फ्लावर आपकी क्लास है, रोज, लोटस एंड लिली यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे मान लीजिए आप क्लास 10th में है और आपकी क्लास 10th क्लासरूम आपकी क्या हो गई, क्लास हो गई, और उसके अंदर क्लास 10th आपकी क्लास हो गई, और उसके अंदर जितने भी बच्चे हैं एक एक बच्चे क्या हो गए, ऑब्जेक्ट इज जस्ट लाइक थिंग्स, और हर चीज़ के पास उसकी कुछ ना कुछ बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस होते हैं। तो हर बच्चा क्या हो गया, फॉर एग्जांपल आपका क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट हो गया, और हर बच्चे की अपनी आइडेंटिटी है, अपने फीचर्स हैं, और सब में कॉमन चीज़ क्या है कि वो स्टूडेंट है और किस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, कॉमन क्या है, क्लास 10th कॉमन है। तो वो कॉमन चीज़ क्लास बन जाती है और हर बच्चा एक ऑब्जेक्ट बन गया, और हर ऑब्जेक्ट के पास उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर, एट्रीब्यूट्स होते हैं। क्लियर? अच्छा, तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या आ गई, इट इज़ एन एक्चुअल एंटिटी विद सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर, दीज आर इंस्टेंस ऑफ द क्लास। इन्हें हम क्या मानते हैं, क्लास का एग्जाम्पल मानते हैं। अब एग्जाम्पल इन सेंस, जब मैंने क्लास 10th बोला आपको समझ में आ जाएगा, इसके अंदर जितने भी बच्चे होंगे हर बच्चा क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और हर बच्चा किसके अंदर आएगा, क्लास 10th का ही पार्ट होगा। सब में कॉमन चीज़ क्या होगी, वो स्टूडेंट है और क्लास 10th के हैं, है कि नहीं। अब जैसे फ्लावर लिखा है तो फ्लावर यहाँ पे क्या हो गया, फ्लावर आपका क्लास हो गया, और उसके अंदर आपने लिखा है रोज, लोटस एंड लिली, वो आपके क्या हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए, है ना। और रोज, लोटस, लिली, इन सब में कॉमन चीज़ क्या है, भले कलर अलग है, फ्लावर साइज अलग है, एस्टिवेशन, फ्लोरल पैटर्न सब अलग है, बट
फिर भी इन सब में कॉमन चीज़ क्या हो गई, ये फ्लावर है। तो जो कॉमन चीज़ हो गई वो उसकी क्लास हो गई, और फ्लावर एक बड़ी क्लास है, मतलब एक बड़ी चीज़ है जिसके ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, रोज़, लोटस लिली, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, ये सारे उसके एग्जाम्पल्स हैं। और एग्जाम्पल्स ही हैं, आपके एग्जाम्पल्स ही क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक, तो इसी से जस्टिफाई होता है कि जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो इंस्टेंस हैं क्लास के। इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल ही होते हैं क्लास के। आप क्लास का नेम पढ़ेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लास का नेम क्या होता, अगर कार होता तो आपके दिमाग में एग्जाम्पल्स क्या आते, SUV आ गई, मारुति सुजुकी आ गई, लैम्बोर्गिनी आ गई, रोल्स रॉयस आ गई, तो ये सारे आपके कार्स के नेम आ गए। तो क्लास का नेम कार था, इसके एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में 4-5 आ गए, गाड़ियों के नेम आ गए, तो वो उसके एग्जाम्पल हो गए। और एग्जाम्पल, हर कार एक ऑब्जेक्ट हो गई, हर कार में एक नया फीचर है, तो उसके फीचर्स क्या हो गए, उसके कैरेक्टरिस्टिक। मान लो क्लास थी कार, आपने कोई 4 कार ले लो, मारुति सुजुकी, SUV, लैम्बोर्गिनी एंड रोल्स रॉयल्स। अब ये 4 कार हैं, ये कार क्या हो गए, एग्जाम्पल ही तो है, कार के एग्जाम्पल ही तो है, तो एग्जाम्पल हो गए। और हर एग्जाम्पल यानी चारों के 4 एग्जाम्पल एक एक ऑब्जेक्ट हो गए, और हर ऑब्जेक्ट यानी हर कार के अपने अपने फीचर्स होंगे, कैरेक्टरिस्टिक होंगे, और फीचर्स जैसे कलर है, साइज है, इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, तो सबका डिफरेंट होगा, वो उसके कैरेक्टरिस्टिक हो गए। तो इस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट का भी डेफिनेशन जस्टिफाई हो गया, और क्लासेस का भी, और ये भी बात कि दीज आर इंस्टेंस ऑफ द क्लास। अब ये जो एक पॉइंट लिखा है कि क्लासेस को हम ऑब्जेक्ट फैक्ट्री भी कहते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट फैक्ट्री का मतलब क्या है, फैक्ट्री में क्या होता है कि एक ही तरीके की चीज़ें लार्ज अमाउंट में बनती हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पे जो क्लास है, क्लास अगर मैंने फ्लावर बोला तो उसके अंदर आप बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स डिफाइन कर सकते हो, है ना, लेकिन सब में कॉमन क्या होगा, फ्लावर। तो मतलब एक ही क्लास के कई सारे एग्जाम्पल्स होने पॉसिबल है, मतलब एक ही चीज़ के कई सारे प्रकार होने पॉसिबल है। तो वैसे ही जैसे फैक्ट्री में, मान लो अगर कुरकुरे की फैक्ट्री है, तो उस कुरकुरे के फैक्ट्री में जितने पैकेट्स होंगे वो कुरकुरे के होंगे, है ना। किसी का टेस्ट अलग हो सकता है, कोई मिंट फ्लेवर का हो सकता है, कोई स्पाइसी हो सकता है, तो सबके क्या हो जाएंगे, कैटेगरीज भले अलग हो जाए बट रहेंगे तो सब कुरकुरे, और उसी फैक्ट्री में बन रहे हैं। तो वैसे ही क्लास एक बड़ी चीज़ है जिसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एंड एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, और वो उनकी ऑब्जेक्ट फैक्ट्री के रूप में हम क्लास को ट्रीट करेंगे, बिकॉज ऑब्जेक्ट्स आर द इंस्टेंस ऑफ द क्लास। ठीक है, तो यहाँ ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बस बेसिकली ये समझ के चलना है कि जो फैक्ट्री होता है वहाँ पे एक ही चीज़ लार्ज अमाउंट में बनती है, और क्लासेस के अंदर भी आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि क्लास एक ऑब्जेक्ट फैक्ट्री है। क्लास के अंदर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक और दिया है चीज़ कि बर्ड आपकी क्लास है और पैरट उसका ऑब्जेक्ट हुआ। व्हीकल आपकी क्लास है, लेकिन व्हीकल के अंदर कार ऑब्जेक्ट हुआ। व्हीकल में तो भाई साइकिल भी आती है, कार भी आता है ना, मोटरसाइकिल भी आती है। तो आपका व्हीकल के अंदर अगर मैंने कार बोला तो व्हीकल इज अ क्लास बट कार इज एन ऑब्जेक्ट। फ्लावर एक क्लास है लेकिन लिली एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर आता है ऊप्स कॉन्सेप्ट। ऊप्स कॉन्सेप्ट में सबसे पहले समझना है, अच्छा ऊप्स कॉन्सेप्ट है क्या। जब भी अगर आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स जो जावा में यूज़ होते हैं उनके रिस्पेक्ट में हम कुछ चीज़ें समझते हैं, कुछ कह लो पोस्टुलेट जैसे, थ्योरीज जैसे कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं, वही आप उन्हीं को कहते हैं ऊप्स कॉन्सेप्ट। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले आता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन इसका मतलब ये होता है कि इंपॉर्टेंट डिटेल्स को दिखाना और बैकग्राउंड डिटेल्स को हाइड करना। द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एसेंशियल फीचर्स विदाउट यूजिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स और एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, अब इसको स्विच बोर्ड के एग्जाम्पल से समझते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे पिक्चर दिखा रखा है। अब स्विच बोर्ड में क्या होता है कि आपको केवल ऑन एंड ऑफ से मतलब होता है ना, स्विच ऑन करना, ऑफ करना। आपको क्या जानना है, वायरिंग पीछे जानने की मतलब है नहीं, कोई नीड नहीं है। बेसिकली आपको पढ़ाया ज़रूर जाता है, बट अगर नॉर्मल पर्सन से पूछो तो क्या वो ऑन ऑफ करने जाएगा तो पहले उसके वायरिंग का मैकेनिज्म समझेगा? बिल्कुल नहीं। ऑन ऑफ का मतलब केवल ऑन ऑफ, तो पीछे का मैकेनिज्म हमें जानने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो वायरिंग है वहाँ पे देखो पीछे हाइड है ना, स्विच बोर्ड के अंदर होता है, हाइड रहता है। तो जो एसेंशियल डिटेल नहीं है वो हाइड है, और जो एसेंशियल है मतलब ऑन ऑफ करने से मतलब है वो बाहर है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एसेंशियल चीज़ को दिखा रहे हो, नॉन एसेंशियल को हाइड कर रहे हैं। तो यही होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अगर एग्जाम में लिखने को आएगा आप रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल भी लिखेंगे और ये भी बताएंगे कि जावा में
कौन डेटा एब्स्ट्रैक्शन दिखाता है? तो वो आपकी क्लासेस दिखाती हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट्स और उनकी वैल्यूज़ को अपने अंदर समा के रखती हैं, ठीक। तो क्लासेस शो डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन द जावा, बट अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल लोगे तो आपका स्विच बोर्ड हो गया, ठीक। इनकैप्सुलेशन की अगर बात कर लेते हैं, द रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड ऑपरेशंस इनटू अ सिंगल यूनिट कॉल्ड क्लास। अब इसको समझना है ऐसे कि आपकी कैप्सूल है, कैप्सूल कभी ना कभी डॉक्टर ने दी होगी, खाई होगी आपने। जब कैप्सूल को आप तोड़ते हो तो जैसे पिक्चर दिखा रहा है कि उसमें छोटे छोटे से बॉल होते हैं, एक एक बॉल्स को आप समझ लो ऑब्जेक्ट, और जो कैप्सूल की लेयर है उसको समझ लो क्लास। और ये बॉल्स किसके अंदर होती हैं? उस कैप्सूल के अंदर, यानी बॉल्स यानी ऑब्जेक्ट, तो यानी सारे के सारे ऑब्जेक्ट किसके अंदर समाये रहते हैं? क्लास के अंदर समाये रहते हैं। जैसे कि कैप्सूल के अंदर छोटे छोटे उसके ग्रान्यूल्स हैं जो उसके अंदर समाये, कैप्सूल की लेयर हो गई क्लास, और उसके छोटे छोटे कण यानी क्रिस्टल्स, बॉल्स क्या हो गया? उसके ऑब्जेक्ट्स। तो एनकैप्सुलेशन मतलब क्या है कि आप सारी की सारी चीज़ों को इकट्ठा एक ग्रुप में करके समेट ले रहे हो, वही इनकैप्सुलेशन होता है एक सिंगल यूनिट में। जैसे कि सारे के सारे स्टूडेंट्स एक क्लास में रखे गए हैं, वो क्लास 10th है, तो क्लास 10th आपकी क्या हो गई? एक ऐसी चीज़ जो सारे बच्चों को बांध के रखी है एक सिंगल यूनिट में, तो क्लास 10th इज योर क्लास शोइंग एनकैप्सुलेशन। तो जावा में अगर बात करें तो जावा में डेटा एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन दोनों ही क्लासेस दिखाती हैं। और रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखोगे तो कैप्सूल आप बना के एक्सप्लेन कर सकते हो, और अंदर उसके क्रिस्टल को बता देना ऑब्जेक्ट, और उसके ऊपर की लेयर हो गई आपकी क्लास की। अच्छा, अगर अब बात करें हम कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन में फिर डिफरेंस क्या है? यहाँ भी तो चीज़ें हाइड ही हो रही है ना। मान लो अगर मैंने क्रिस्टल्स को कैप्सूल के अंदर डाल दिया तो स्टिल तो वहाँ पे वो आपके क्रिस्टल्स हाइड हो जाएंगे। हाँ भाई, कोई अंतर नहीं है, इनकैप्सुलेशन एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन सेम है, बस एक दूसरा नज़रिया है, तरीका है उसी को दिखाने का। सो इनका एक जो स्टेटमेंट है बहुत बुक्स में लिखा रहता है, इनकैप्सुलेशन इज़ अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इनकैप्सुलेशन एक दूसरा ही तरीका है डेटा एब्स्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का। नेक्स्ट आते हैं इनहेरिटेंस पे। जैसे कि आपने बायोलॉजी में पढ़ रखा होगा, इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है कि हम अपने मम्मी पापा से कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लेके आते हैं। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज क्रॉसिंग ओवर हो रहा है ना, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है, तो हम कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स लेके आते हैं, कुछ पापा के कुछ मम्मी के, है ना। तो इसी को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। इसमें जावा में आप क्या कहते हो? एक क्लास के साथ साथ कई क्लासेस हो सकती हैं। सो व्हेन इनहेरिटेंस is when one class inherits the properties of another class is known as inheritance। जब एक क्लास दूसरे क्लास की प्रॉपर्टीज़ को अपने अंदर इनहेरिट करती है, लेती है, उसी को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। सो इनहेरिटेंस इज द कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास। अब बेस क्लास किसे कहते हो? बेस क्लास का सुपर क्लास नेम भी होता है, पेरेंट क्लास नेम भी होता है। ये तीनों नेम आपको याद रखने हैं, और नीचे जो सब क्लास के उसके भी याद रखने, बिकॉज एग्जाम में एमसीक्यू फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं। अब देखो, सुपर से ऊपर, ये सुपर डांसर वाला जो शो आता था उसमें सुना होगा ना, सुपर मतलब जो बेस्ट है। और पेरेंट क्लास, ऑब्वियसली जो हमारे पेरेंट्स हैं उनसे भी तो हमारे अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आई हैं, तो यहाँ पे भी क्लास का नाम क्या असाइन कर दिया गया? पेरेंट। ऐसी क्लास जिसकी प्रॉपर्टीज इनहेरिट हो रही हैं, जो इनहेरिट कर नहीं रहा है, जिसकी हो रही हैं। बेस क्लास, जैसे हर बिल्डिंग का फाउंडेशन होता है, बेस नहीं रहेगा तो बिल्डिंग नहीं खड़ी हो पाएगी, वैसी बेस क्लास है। जिसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट हो रही है उसे आप बेस क्लास या फिर सुपर क्लास या फिर पेरेंट क्लास कहते हैं। और जो इनहेरिट कर रहा है उसे आप डिराइव्ड क्लास या सब क्लास या फिर चाइल्ड क्लास कहते हैं। जैसे हम लोग चिल्ड्रन और पेरेंट्स, हमारे पेरेंट क्लास हो गए और मैं चाइल्ड क्लास हो गई, तो मैंने अपने पेरेंट्स से प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट करी, तो पेरेंट मेरे पेरेंट क्लास हो गए और मैं उनकी चाइल्ड क्लास हो गई। यहाँ पे देखो जो एग्जाम्पल मैंने पेश किया है, जैसे व्हीकल एक क्लास है और ऑटोमोबाइल और मैनुअली पुल्ड व्हीकल ये दोनों उसकी सब क्लास हैं। अब ऑटोमोबाइल एक सब क्लास है जो व्हीकल क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है, और मैनुअली पुल्ड व्हीकल भी एक सब क्लास है जो व्हीकल क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है। फिर ऑटोमोबाइल के अंदर भी दो पार्ट्स गए। कौन से दो पार्ट्स गए? एक आपका गया है कार का और एक आपका गया है बस का, यानी कार एंड बस भी सब क्लास है। किसके? ऑटोमोबाइल के।
तो यानी कार किसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है, ऑटोमोबाइल नामक सब क्लास की, और बस किसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है, ऑटोमोबाइल नामक सब क्लास की। अब इस मैनुअली पुल्ड व्हीकल के भी दो पार्ट्स हैं, यानी दो सब क्लासेस हैं, एक कार्ट है एक रिक्शा है। तो कार्ट किसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है, मैनुअली पुल्ड व्हीकल की, और रिक्शा सब क्लास किसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है, मैनुअली पुल्ड व्हीकल की। तो ऑटोमोबाइल और मैनुअली पुल्ड व्हीकल किसके सब क्लास हुए, व्हीकल के, और कार और बस किसके हुए सब क्लास, ऑटोमोबाइल के, और कार्ट और रिक्शा किसके सब क्लास हुए, व्हीकल, मैनुअली पुल्ड व्हीकल के। तो सब क्लास कौन है जो इनहेरिट कर रहा है, क्लास कौन है जो जिसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट हो रही है। तो ऊपर वाले फर्स्ट फेज में क्या है कि ऑटोमोबाइल और मैनुअली पुल्ड व्हीकल आपके सब क्लास है और व्हीकल आपकी क्लास है, और नीचे में ये जो है ये नीचे वाले सब क्लास है, और इनके लिए इनका ऊपर वाला क्या है, क्लास है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहे हैं। फिर आता है पॉलीमॉर्फिज्म। इट इज़ द एबिलिटी फॉर अ मैसेज और अ डेटा टू बी प्रोसेस्ड इन मोर देन वन फॉर्म। एक ही मैसेज अगर कई तरीके से प्रोसेस हो पा रहा है, रीड हो पा रहा है, एक ही मैसेज को अलग अलग क्लासेस अपने वे में उससे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, उसी को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल समझना कि जैसे ह्यूमन है ना, ह्यूमन किसका सब क्लास हुआ, मैमल का। मैमल एक बड़ी क्लास है जिसके अंदर ह्यूमंस आ गए, डॉग्स आ गए और कैट्स आ गए। तो ह्यूमन, डॉग और कैट सब क्लास हो गए, और मैमल्स आपके क्या हो गए, बड़ी सी क्लास हो गई। अब इसमें एक मैसेज दिया गया, वो आपको ऑर्गेनिजम्स लेने हैं जो लाइट में देख सकते हैं। अब वो मैसेज जाएगा ह्यूमंस के पास भी, वो मैसेज जाएगा आपका डॉग के पास भी, वो मैसेज जाएगा कैट के पास भी। अब इसमें से देखो सारे के सारे लाइट में देख सकते हैं, तो इस मैसेज पे सारे के सारे आपके जो सब क्लास होंगे, क्लास मैमल के, वो सब रिस्पॉन्ड करेंगे यस। अगर आपने एक दूसरा मैसेज दिया फॉर एग्जांपल जो कि डार्कनेस में देख पाते हैं, ठीक है, दोज हु कैन सी इन डार्कनेस, तो ये मैसेज भी जाएगा ह्यूमन के पास भी, डॉग के पास भी, कैट के पास भी, ये तीनों सब क्लासेस के पास में जाएगा। लेकिन रिस्पॉन्ड केवल कौन करेगा, रिस्पॉन्ड केवल कैट करेंगे, क्योंकि ह्यूमंस एंड डॉग्स तो डार्कनेस में नहीं देख पाते, केवल कैट्स देख पाती हैं। तो इसको कौन रिस्पॉन्ड किया, केवल और केवल कैट। तो देखो मैसेज एक ही था कि कौन देख पा रहा है डार्कनेस में या नहीं देख पा रहा है, रिस्पॉन्ड अलग अलग सब क्लासेस ने अपने अपने तरीके से किया, कोई कर पाता है कोई नहीं कर पाता है। तो वही चीज़ है कि एक ही मैसेज है और अलग अलग क्लासेस अपने तरीके से उसको रिस्पॉन्ड कर रही हैं। जैसे एक क्लास का नेम कार था, उसकी सब क्लासेस थी लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयल्स, टेस्ला। अब मैंने सबको कमांड क्या दिया, मैसेज क्या दिया, स्टार्ट। अब हो सकता है अब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग गाड़ियाँ हैं, वो अपने तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगी भाई, अपना मैकेनिज्म होगा उनका स्टार्ट करने का, अपना अपना फीचर होगा किस तरीके से वो स्टार्ट हो रही है, कोई स्मूथली स्टार्ट हो रही है, सबके अलग अलग फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो यानी हर कार अपने अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करने के लिए फ्री है। एक ही मैसेज था बट अलग अलग कार्स अपने तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही हैं। जैसे यहाँ पे देखो एक पिक्चर एक बच्चे की, अब वो क्या है, शॉपिंग मॉल में जा रहा है, वो तो कस्टमर की तरह ट्रीट किया जा रहा है, बस में जा रहा है तो पैसेंजर की तरह ट्रीट किया जा रहा है, स्कूल में जा रहा है तो स्टूडेंट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, और घर पे वो सन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। मतलब था एक ही बच्चा लेकिन अलग अलग जगह उसको ट्रीटमेंट कैसा मिल रहा है, अलग अलग तरीके का, अलग अलग दर्जे का। तो यानी शॉपिंग मॉल, बस, स्कूल, होम, ये सब आपके क्या हो गए, ये सब आपके क्या हो गए, वो जगह हो गए जहाँ पे इसको अलग अलग तरीके का दर्जा मिल रहा है। मतलब एक ही बच्चा था बट वो कस्टमर की तरह भी ट्रीट हो रहा है, पैसेंजर की तरह भी ट्रीट हो रहा है, स्टूडेंट की तरह भी, इंसान की तरह भी। मतलब सेम मैसेज बट रिस्पॉन्ड करने के उसके तरीके क्या है, ढेर सारे, है ना। एक ही मैसेज लेकिन उसके कई सारे रूप हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं जावा की कंपाइलेशन प्रोसेस पे। जावा का कंपाइलेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जो आपने कोड लिखा इवेंचुअली मशीन कोड में यानी 1 और 0 में कैसे कन्वर्ट होगा। भाई आप लिख तो इंग्लिश लाइक वर्ड्स रहे हो, हाई लेवल लैंग्वेज रहे हो, तो उसे आपको कन्वर्ट भी तो करना पड़ेगा मशीन लैंग्वेज में ताकि मशीन समझ पाए। तो उसके पीछे का क्या बैकग्राउंड मैकेनिज्म रहता है, ये देखिए भाई मैंने बनाया है, और इसको अगर आपने इस फ्लो चार्ट को पढ़ लिया तो काफ़ी आसान हो जाएगा इससे सारी की सारी डेफिनेशंस को निकालने का। चाहे कोई आपसे JIT पूछ ले, JVM पूछ ले, बाइट कोड पूछ ले, मशीन कोड पूछ ले या नेटिव एग्जीक्यूटेबल कोड पूछ ले, आप सब कुछ बता देंगे कि ये सब क्या होते हैं।
देखिए सोर्स कोड या फिर नेटिव एग्जीक्यूटेबल कोड वो कोड होता है जो आप लिख रहे हैं एज अ प्रोग्रामर, है ना, आपने कंप्यूटर पे टाइप किया, उसी कोड को आप सोर्स कोड कहते हैं। और दूसरा इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नेटिव एग्जीक्यूटेबल कोड, जो आपको रिमेंबर करना ज़रूरी है क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड्स में, ठीक है। तो सोर्स कोड या फिर नेटिव एग्जीक्यूटेबल कोड, जैसे ही आप लिखते हो तो एक कंपाइलर आता है JIT, जैसे आप कहते हो जस्ट इन टाइम कंपाइलर, यह आता है और क्या करता है, कंपाइलेशन करता है। कंपाइलेशन का प्रोसेस याद आ रहा है पिछला लेक्चर, कैसा होता है, फास्ट होता है। जो आपने कोड लिखा है वो पूरा एट वंस रीड करेगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, बाइट कोड में, बाय द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन। क्योंकि कंपाइलर है तो भाई ऑब्वियसली इसका जो प्रोसेस होगा उसको आप क्या बोलोगे, कंपाइलेशन। किसने किया, JIT ने। आपके सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट कर दिया, बाइट कोड। अब ये बाइट कोड क्या है, एक ऐसा कोड है जो आपके जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है। अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि आप अपने प्रोग्राम लिख रहे हो ना, आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बदलोगे, आपको अपने ओरिजिनल प्रोग्राम में कोई चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। क्यों नहीं करने पड़ेंगे, बिकॉज इसके पीछे का जो बाइट कोड है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम बदलने पर भी उस कोड में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, इसीलिए वो आपके प्रोग्राम को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है। प्लेटफॉर्म मतलब प्लेटफॉर्म इज स्टैंडिंग फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सो बाइट कोड इज द कोड दैट मेक्स द जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। फिर यहाँ पे क्या आता है आपका JVM, जिसे आप कहते हो जावा वर्चुअल मशीन, जो कि एक इंटरप्रेटर है। और इंटरप्रेटर का फंक्शन लास्ट क्लास में क्या बताया था कि वो स्टेप बाय स्टेप काम करता है। अब जो बाइट कोड लिखा था, अब उस बाइट कोड को क्या करेगा इंटरप्रेटर, JVM क्या करेगा, लाइन बाय लाइन पढ़ेगा और आपका मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा, तो इसका प्रोसेस कैसा होगा, इंटरप्रिटेशन का। और इंटरप्रिटेशन कैसा होता है, स्लो, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन काम कर रहा है। तो बाइट कोड किस में कन्वर्ट हो गया, आपका मशीन कोड में। अब मशीन कोड है 1 and 0 की भाषा। अब ये आपका क्या जनरेट कर देगा, फाइनल आंसर या फिर आउटपुट, ठीक। तो अगर अब इनकी डेफिनेशंस आपको देना हो, अगर आपसे पूछ लिया कि मशीन कोड क्या होता है, सो इट इज़ द कोड जनरेटेड आफ्टर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द बाइट कोड विद द हेल्प ऑफ JVM, जावा वर्चुअल मशीन। अगर आपसे पूछ लिया बाइट कोड क्या है, तो इसी फ्लो चार्ट से डिकोड करना। बाइट कोड इज द कोड दैट इज जनरेटेड आफ्टर द कंपाइलेशन of source code with the help of just in time compiler, JIT। अगर आपसे पूछ दिया व्हाट इज सोर्स कोड या फिर नेटिव एग्जीक्यूटेबल कोड, सो इट इज द कोड दैट इज कन्वर्टेड इनटू द बाइट कोड विद द हेल्प ऑफ JIT या जस्ट इन टाइम कंपाइलर। अगर JVM की डेफिनेशन पूछ दिया, सो जावा वर्चुअल मशीन इज एन इंटरप्रेटर दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द बाइट कोड इनटू द मशीन कोड। अगर JIT पूछ दिया तो JIT यानी just in time compiler, it is a compiler that converts the source code into the बाइट कोड। और अगर बाइट कोड का डेफिनेशन पूछेगा तो आप वही बोलोगे, इट इज़ द कोड जनरेटेड आफ्टर द कंपाइलेशन ऑफ द सोर्स कोड विद द हेल्प ऑफ जस्ट इन टाइम कंपाइलर। लेकिन अगर बाइट कोड का फंक्शन पूछेगा तब क्या बोलोगे, इट मेक्स द जावा लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो डेफिनेशन एंड फंक्शन में अंतर है, डेफिनेशन फ्लो चार्ट से डिकोड करना और फंक्शन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वाला लिखना, दोनों में अंतर है, इसको समझना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।